Dear friends, Assalamu alaikum. I am Aslam Ahmed, advocate on record, Supreme Court of India. And as my introduction may have indicated to you, I practice in the Supreme Court of India and in Delhi High Court, as well as tribunals in Delhi. तो आज ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि हमारे जो यंग जनरेशन है, हमारे छोटे भाई बहन जो हैं, उनके सामने लॉ में इंडिया में क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं और क्या गलतफहमियां उनको होती हैं, उसके बारे में हम थोड़ी देर बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि गलतफहमियों को दूर करने की कोशिश करें। तो जब क्लास 12th में पढ़ाई करके एक फ़ैसला होता है, एक स्टूडेंट की ज़िंदगी में एक मोड़ आता है कि वो क्या करे, बल्कि वो तो क्लास 8-9 से ही सोचने लगते हैं कि किस फील्ड में करियर बनाएंगे। तो लॉ जो है आज से 20-25 साल पहले बहुत पीछे के मुहाने पर रहा करता था। हालांकि आज इम्प्रूवमेंट आया है, आज ऐसी स्थिति नहीं रह गई है, लेकिन फिर भी बहुत सारी गलतफहमियां हैं लोगों के जहनों में। एक तो ये कि लोग ये समझते हैं कि ये प्रोफेशन में सिर्फ सच और झूठ होता है, तो हम अगर इस प्रोफेशन में आएंगे तो हमको झूठ ही बोलना पड़ेगा या कहीं ना कहीं हमें सच से कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाएगा। एक गलतफहमी ये रहती है। दूसरी गलतफहमी ये रहती है कि इस देश का जो कानून है, वो इस देश का कानून अ, कुछ इस तरह से है कि धर्म के विरुद्ध कई बार कानून है, ठीक है? जैसे मिसाल के तौर पे अभी आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट में एक मामला चला था कि गे मैरिजेस को लेके। आमतौर से जो ट्रेडिशनल सोच है, वो उसके खिलाफ है और सेक्युलर थॉट से आप जब चलेंगे, तो एक दूसरी बात सामने आती है। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल ज़हनों में रहते हैं। एक लोगों के अंदर ये ज़हन है कि ये बहुत शरीफ लोगों का प्रोफेशन नहीं है। मैं कोशिश करूँगा कि ये जो सवालात ज़हन में होते हैं, इनके बारे में एक वज़ाहत करके आपके सामने पेश करूँ। देखिए, सबसे पहले जब हम ये सोचते हैं कि ये जो एक वकालत का पेशा है, इसमें सिर्फ़ सच-झूठ होता है, तो हम एक्चुअली इसको एक बाइनरी में करके देख रहे हैं और ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। ये मसला अक्सर प्रोफ़ेशंस में हो सकता है जब आप अपने आप को सेलिंग भी करते हैं। जैसे अगर आप मार्केटिंग में भी जाते हैं, तो आप देखते हैं कि मार्केटिंग में लोग बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा करके बोलते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो वो भी झूठ ही होता है। लेकिन ये हर इंसान पर डिपेंड करता है कि वो अपने ज़मीर से किस तरह का सौदा करना चाहता है या नहीं चाहता है। और यकीन मानिए मैं समझता हूँ कि भारत के अंदर जब आप वकालत करते हैं, तो आप वकालत कर सकते हैं बगैर किसी तरह के कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए। क्योंकि ये आपके हाथ में है कि आप किस तरह का केस लेंगे। किसी ने आपको मजबूर नहीं किया कि एक इंसान आता है और उसके बाद आपको झूठ लग जाती है, आपको लगता है कि वो झूठ बोल रहा है, तो आपको किसी ने नहीं कहा कि आप उसका केस लीजिए। पहली बात तो ये है। तो ये फैसला तो सबसे पहले मुहाने पे आपको खुद करना है। अच्छा, हमारे यहाँ एडवोकेट्स एक्ट है। एडवोकेट्स एक्ट के तहत एडवोकेट्स एक्ट 1961, उसके तहत देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशंस मेड एंड देयर आर अ नंबर ऑफ ड्यूटीज दैट आर कास्ट अपॉन अ लॉयर। Firstly, if you look at our constitution, the constitution says that one of the important rights that a person has is that if he is apprehended by legal authorities, then he has a right of representation by a legal practitioner or advocate of his or her choice. So that means that one person who is an accused or who is before a court of law has a right to engage an advocate. That means you need an advocate. For needing an advocate, there is an advocate profession available in the country. Now, an advocate has several duties under the Bar Council of India rules. One is a duty to the court, one is a duty to general public, another is a duty to other advocates, and one is a duty to the client. The general rule is that an advocate should not reject a brief when approached by a person, and he should let the law decide what is right and what is wrong, what is true, what is untrue, rather than being a decision maker himself that he decides that something is right or something wrong. That is one part. But I'm sure this answer may not be adequately answering your questions. That suppose someone is telling lies, what should I do? The Bar Council of India rules say that if your conscience does not permit that you cannot properly defend a person, then you should not defend a person. एक और अहम बात कि जब आप किसी की दिफा कोर्ट में करते हैं, तो वकील से ये उम्मीद और ये तवक्को नहीं होती, ये मेरी समझ है, गलत भी हो सकती है, कि आप हकायक को वहाँ बदलेंगे, ठीक है? जब आप हकायक को बदलने की कोशिश करते हैं या गवाहों को तोड़ने की या बचाने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे झूठ सच आता है। जहाँ आप कानून का इतलाक किसी हकायक पर कैसे होगा और वहाँ पे अपनी तशरीह पेश कर रहे हैं, अपनी इंटरप्रिटेशन पेश कर रहे हैं, तो वहाँ सच और झूठ नहीं होता।
ये मैंने बात की आपसे क्रिमिनल केसेस की। मिसाल के तौर पे बहुत सादा सा अगर मैं मिसाल लूँ तो 138 चेक डिसऑनर केस एक ऑफेंस है अगर उसके कुछ इंग्रेडिएंट्स फुलफिल हो जाते हैं तो। अगर आप कोर्ट में जाके ये कहते हैं कि साहब चेक ही इशू नहीं किया, तो मैं समझता हूँ एक ज़ाविये से झूठ हो सकता है। अगर आप जज साहब को कह रहे हैं साहब चेक तो इशू हुआ है, लेकिन इसके पीछे की कहानी ये है, ये सिक्योरिटी वाला चेक था, या चेक के पीछे की अंडरस्टैंडिंग ये थी, तो वहाँ झूठ नहीं है, वहाँ तशरीह हो रही है। पहली बात तो ये। दूसरी चीज़ हमें ये समझनी है कि हमारे भारत का जो सिस्टम है उसको हम कहते हैं एडवर्सरियल सिस्टम क्रिमिनल लॉ में। एडवर्सरियल सिस्टम में होता ही ये है कि 2 फरीक होंगे और वो एक-दूसरे पे इल्ज़ाम लगाएँगे। तो अगेन बात वहीं आके रुकती है कि ये आप पर है कि आपने जब केस लिया, तो आप तय करेंगे। अगर आपको लगता है कि किसी इंसान ने आके कह ही दिया है कि उसने चोरी करी थी, उसने या फलाना अपराध किया था, गुनाह किया था, आप उसका केस मत लीजिए। ये तो आप पर हम पर है ना कि हम उसका केस लेंगे कि नहीं लेंगे। तो इसका प्रोफ़ेशन से कोई ताल्लुक नहीं, प्रोफ़ेशन मजबूर नहीं कर रहा है। दूसरी एक अहम बात, ये सारे आपके ज़ाविये और ये सारे सवाल आपके ज़हन में आएँगे मोस्टली क्रिमिनल केस में। सिविल केस में मैं समझता हूँ कि इस तरह का मामला बिल्कुल नहीं आता। मैं आपको मिसाल देके समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक शख्स आएगा और कहेगा कि ये मेरे अज़ीज़ या बुजुर्गवार जो घर में थे, किसी की मौत हो गई है और विल आई है, और उसको लगता है कि विल जो है ये जाली विल है और उसको चैलेंज करना चाहता है। वो सूट फॉर डिक्लेरेशन दैट द विल इज़ नल एंड वॉइड, वो कोर्ट में फाइल करना चाहता है। तो यकीन जानिए 100 में 100 केस में जब ऐसा शख्स आपके पास आएगा, वो अपने ज़ाविये से अपने नियत से यही बताएगा कि उसको यही लगता है कि उसके वालिद साहब ने, उसकी वालिदा ने तो ऐसी विल बनाई नहीं होगी और दूसरे लोगों ने उनको थोड़ा वरगला के ऐसी विल बनवा ली जो कि वो उन्होंने होश-हवास में नहीं बनाई। वो यही मान के चलता है। सच क्या है वो अलग हो सकता है। उसके ज़हन में यही बात होती है। ठीक उसका भाई किसी दूसरे वकील के पास जब जाएगा, तो वो भी यही कहेगा, वालिद साहब ने तो मेरे सामने पूरे होश-हवास में मेरे नाम से प्रॉपर्टी की थी, तो वो भी अपने ज़ाविये से सच ही बोल रहा है। यहाँ सच और झूठ का मामला ही नहीं है, क्योंकि आपने घरों में देखा होगा, भाई-बहन भी लड़ते हैं या 2 दोस्त भी लड़ते हैं। आपके लिए पता कर पाना बड़ा मुश्किल होता है कि सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है, क्योंकि वो सिविल मामला होता है। वहाँ पे इंसान की जो अपनी फितरत में जो बायस इनबिल्ट होता है इंसानों के ज़हनों में, वो इंसान उससे बात करता है। वहाँ सच और झूठ का पता लगा पाना उतना क्रिस्टल क्लियर नहीं होता, जितना क्रिमिनल केस में होता है, क्योंकि क्रिमिनल केस में तो बहुत से शवाहिद पब्लिक के मौजूद होते हैं। सिविल केस में ऐसा नहीं होता। रोज़ आप अपने घरों में देखते हैं, आपकी बहन से आपका मामला होता है, भाई से मामला होता है और लोग एक बात में अड़ जाते हैं और समझते हैं कि वही हक पे हैं। और तीसरे को आप बुला लीजिए, तो तीसरा फैसला नहीं कर पाएगा कौन हक पे है। ठीक है? तो ये सिविल केसेज़ में तो ये मसला मैं समझता हूँ कि आपको आने वाला ही नहीं है, क्योंकि आपके पास जब भी क्लाइंट आएगा वो यही बोलेगा मैं सच बोल रहा हूँ। जब क्लाइंट ने आपसे कह दिया कि मैं सच बोल रहा हूँ, तब आपको पीछे कूदने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं जी सच बोल रहे हो कि नहीं, मुझे साबित करो। फिर तो आपको मान लेना है कि वो सच बोल रहा है। क्रिमिनल केस में आपके सामने ये मसला आ सकता है। तो मैं समझता हूँ कि मेरे जवाब में आपको जो पहला एक मसला है कि क्या कोर्ट में वकील सच और झूठ ही बोलता है, उसमें मैंने कुछ हद तक आपका इज़ाला कर पाया हूँगा कि दिस प्रोफेशन इज़ नॉट अबाउट टेलिंग लाइज़ और टेलिंग ट्रुथ्स। This profession is about applying the law on a given set of facts. That is your job. You are a lawyer. You are not a what we call as an agent of a person, in that sense that you have to speak what the person is speaking. Now we will come to the second aspect as to what can be various career options. Suppose you do not want to be a litigator, because these issues will only arise truth or falsehood in a litigation scenario. Today you have tremendous opportunities for lawyers in various fields. As a lawyer, when you pass out, you can be a corporate lawyer. Here in corporate law, what you will be doing? You will be drafting mostly agreements. It's a transactional lawyer or a documentation lawyer. Maybe it's about project finance. Maybe it's about private equity. Maybe it's about stock market. Maybe it's about mediation. These are your career options. Then you can be a lawyer inside a company where your job may be to advise a company on its business or to comply legally with the provisions of Companies Act or Factories Act or any other law of the industry. Suppose a company is into making of mobiles, it will have to follow the Companies Act. It will have to follow some mobile disposal norms, some other rules. Your job is to ensure that the company follows the law. And if the company goes into dispute,
most legal officers and most companies will not want to tell lies because they are companies. They are not individual human beings. They have a board. They have a shareholders minutes. They want to record everything. They will not be telling lies. So that way, this profession has evolved from just being a code-driven profession to a profession where you have a multitude of opportunities within court, transaction, in-house counsel, as mediator, as international arbitrator, or a human rights activist. If you are a human rights activist, yes, in criminal law, you can be a human rights activist also. Then invariably, you will only be telling the truth. Because if someone is apprehended and when you do a research work, as many NGOs today are having a full horizon and objective only of looking at where human rights violation has taken place. Maybe there has been a communal right, maybe there has been a railway accident and some victims are there and they don't get compensation, or things like that. There is a full time job of providing fact finding and then giving to the government of India, state government, or filing a PIL before different high courts. तो ये भी एक फुल टाइम जॉब हो सकता है, इसमें भी आपको फैक्ट फाइंडिंग करनी है। जब आप फैक्ट फाइंडिंग करनी है, तो वहाँ भी आप सच ही बोल रहे हैं, कुछ और तो आप कर नहीं रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो आपके ज़हन में सवाल होंगे कि सच और झूठ है, सच और झूठ से बहुत की बुनियाद से बहुत आगे अब ये प्रोफ़ेशन आ चुका है। किसी ज़माने में कहा जाता था कि हाँ, वकील तो झूठ बोलेगा, उस पर बहुत सारे एक जोक्स भी बन चुके हैं कि वकील साहब केस लंबा खींचेंगे, केस ज़्यादा चलाएँगे, झूठ बोल कर के कुछ करेंगे। ये किसी ज़माने में कभी होता होगा, मैं नहीं कहता कि आज नहीं होता। पर अगेन ये हर वकील की अपनी कॉलिंग है लाइफ में कि वो क्या चाहता है। आप सही गलत तो आप इंजीनियर होके भी आप गलत ब्रिज बना सकते हैं और 10 साल बाद ब्रिज गिर सकता है। उनके प्रोफ़ेशन की वो चैलेंजेज़ हैं कि कैसे एक ऐसा मज़बूत किला बनाएँ, ऐसा मज़बूत ब्रिज बनाएँ कि 20 साल, 25 साल चले और उसके एक्सीडेंट्स ना हो। वकील के लिए ये है कि कैसे वो लॉ को अप्लाई करेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये 2 एस्पेक्ट्स या 2-3 एस्पेक्ट्स थे कि सच और झूठ क्या है, इस प्रोफ़ेशन में अपॉर्च्युनिटीज़ क्या हैं। जुडिशरी एक बहुत बड़ा अपॉर्च्युनिटी है आज के स्टूडेंट्स के लिए। हालाँकि जज होने के लिए भी पहले तो 3 साल कम से कम वकालत करनी पड़ती थी, अब तो सिविल जज होने के लिए आपको सीधे आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। वहाँ तो आपका काम ही है आपको सच निकालना और सच बोलना, वहाँ तो ये कोई ऑप्शन भी नहीं है। वहाँ तो आपको सच बोलना ही बोलना है। सच जो आपको लगता है अपने ज़मीर से कि ये सच है, उस पर फैसला करना है कानून का इत्लाक़ करके। वहाँ तो कोई और चीज़ नहीं चल सकती, तो वहाँ भी ये इश्यू नहीं है। पर जुडिशरी भी एक करियर ऑप्शंस है और मैं समझता हूँ कि माइनॉरिटीज़ के लिए, मार्जिनल सेक्शंस के लिए जुडिशरी में होना और एक ईमानदार जज होना, आज की तारीख में बहुत ज़्यादा अहम है। तो मैं दोस्तों अपनी तरफ से यही समझता हूँ और जो यंग जनरेशन लॉयर्स हैं, जो आ रहे हैं, बहुत पॉज़िटिविटी के साथ आएँ, बहुत ऑप्शंस हैं आपके पास। आप लिटिगेशन लॉयर हो सकते हैं। इसको मैं क्लोजिंग रिमार्क से बात करूँगा तो यू कैन बी अ लिटिगेटिंग लॉयर, दैट इज़ योर प्रोफाइल कैन बी इन कोर्ट्स। As a litigation lawyer, you can decide whether you will be in civil court, high court, or Supreme Court. You can from day one be in Supreme Court. It's not that you necessarily have to have exposure in trial court. It is good if you have exposure in trial court, but Supreme Court practice or High Court practice can also be a standalone practice where you can from day one go to High Court and be a practitioner in the High Court. Then you can be a corporate lawyer where you can do various other things like project finance, banking, etc. Then you can be inside a company. These 3 are immediately available to you from day one. As an arbitrator or as a mediator, you still need 5 to 10 years of practice before you can be an arbitrator. So thank you very much.